हम पर डॉक्टर जे आरी हियर। आज की एक छोटी सी जो है दो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एसएसबी ने अपना सिलेबस जारी किया, इंडिकेटिव सिलेबस के नाम से। और और सिलेबस जारी होते ही मार्केट में एक तूफान सा मच गया है। एक अननेसेसरी सी अफवाह फैला दी गई है और खासकर वो लोग फैला दी हैं जिनको लिटरेचर के बारे में एक नहीं आता है। और वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने आप को कहते हैं, उन्होंने इस अफवाह को फैलाया है सिलेबस को लेकर के। वीडियो में हम आपको सिलेबस की क्लियरिटी के बारे में बताएंगे कि कितना क्लियर कट सिलेबस पहले था और कितना क्लियर कट सिलेबस आज है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये पढ़ें कि वो पढ़ें। ये और वो का कोई चक्कर नहीं है। जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस रास्ते पर आप हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते को रीचेक करने की जरूरत है। क्या आप शुरुआत से सही रास्ते पर हैं या आपको किसी ने पहले से ही गुमराह कर रखा है कि ये वाला नहीं, ये वाला पढ़िए हमारे पेपर में आएगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि आज जो इतना अफरा तफरी मची है वो सिर्फ इसलिए मची हुई है, पहले लोग पढ़ कुछ और रहे थे, या कह लीजिए पढ़ा कुछ और रहे थे, वो ठेकेदार हैं। पढ़ा कुछ और रहे थे और सिलेबस में कुछ और ही आ गया है। वो सारी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में मैं आपकी दूर कर दूंगा। राइट, आइए एक पर एक सब आपको बताता हूँ। पहले टीजी सिलेबस आपको बताऊंगा कि टीजीटी के सिलेबस में क्या ऐसा कर दिया है जिससे आप पैनिक होना शुरू कर दिए हैं, या पैनिक हो गए हैं, या आपको लगता है कि आपकी सारी प्रिपरेशन बेकार चली गई है, आपको नए सिरे से शुरू करना है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये सिलेबस जो है ना, ये इंडिकेटिव सिलेबस है। इंडिकेटिव सिलेबस इज नॉट द फाइनल सिलेबस कि अब क्वेश्चंस इससे ही आने हैं, इसके बाहर नहीं आना है। सिर्फ एक इंडिकेशन है कि आप किस पर फोकस करें, कहां पर आप जो है स्पेसिफिक हो जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि आप जनरल जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें। चलिए टीजीटी के सिलेबस की बात करते हैं। मैं अपनी क्लास जब शुरू करता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स होंगे या रहे होंगे क्लासरूम स्टूडेंट्स, उनको पता है कि मैं अपनी क्लास शुरू कहाँ से करता हूँ। मैं अपनी क्लास टीजीटी की ही बात करूं तो क्लासिकल लिटरेचर से ही शुरू करता आया हूँ पिछले 10 सालों से। सबसे पहले मैं प्लेटो बताता हूँ, अरिस्टोटल बताता हूँ, होमर बताता हूँ, लैटिन लिटरेचर पर बताता हूँ। ये सब मैं पहले से ही करता आया हूँ और आप पहले से जान भी रहे हैं। वही यहाँ पर एक नाम लिख दिया है, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का मतलब ही ग्रीक लिटरेचर और लैटिन लिटरेचर है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात आ गई कि हम तुरंत पैनिक हो जाएं और पैनिक होते कहते अरे बाप रे बाप, पूरा सिलेबस ही बदल गया है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा सिलेबस नहीं बदला है, सिर्फ देखने का नजरिया बदला है। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। अब इंडियन क्लासिकल लिटरेचर मैं अपने नेट के क्लास में पढ़ाता हूँ। नेट वाला सिलेबस ही मैं डीएसएसबी के टीजी और पीजी को पढ़ाता हूँ। लगभग चीजें वही पढ़ाता हूँ जिसमें मैं आपको थियोरी ऑफ ड्रामा बताता हूँ, भरतनाट्यम की हम बात करते हैं, दंडी की बात करते हैं, राइट, जिसमें हम दशरूपक की बात करते हैं, एस्थेटिसिज्म की बात करते हैं, काव्य शास्त्र की बात करते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नया नहीं है। हाँ, जिसने कभी लिटरेचर पढ़ा ही नहीं और पढ़ाना ही शुरू कर दिया है, समस्या उसके लिए तो खड़ी हो ही गई है, उसके लिए तो पैनिक होने की जरूरत है। बट अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश शुरू ही आपको कहाँ से करता हूँ। फर्स्ट नावल इन इंडिया बाय एन इंडियन, इंग्लिश नावल किसने लिखी थी, राजमोहन वाइब्स, वहां से शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, माइकल मधुसूदन दत्त की बात करते हैं, हेनरी बिबेन डोरजियो की बात करते हैं, तोरू दत्त की बात करते हैं, और फिर जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर तो है ही है, उसके बाद बात करते हैं मुल्क राज आनंद की बात करते हैं, नमन चहल जी की बात करते हैं, अमिताभ घोष भी बात करते हैं, सलमान रुश्दी की आप बात करते हैं, आप राजा राव की बात करते हैं, आर के नारायण की बात करते हैं। पहले से आ रहे हैं तो छूटा क्या है यार, यहाँ तो ऐसा नया कुछ है नहीं जहां पर आप पैनिक हो। ब्रिटिश पोएट्री की बात करो और ड्रामा की बात करो तो पहले में लिखा है 14 टू 17 सेंचुरी। 14 टू 17 सेंचुरी का मतलब क्या है, इसी पर थोड़ा सा क्लियर हो लीजिए कि जब आप हिस्ट्री आप ड्रामा में जाते हो, फिर वही बात कहूंगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है,
अगर आप हिस्ट्री ऑफ ड्रामा में जाते हो तो शुरुआत से आप मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, क्रॉनिकल प्लेस, इंटरल्यूड्स, ये सब इसी टाइम के तो हैं। इसमें नया क्या है? और फिर 17th सेंचुरी तक जब आओगे ना, तो इसमें पूरी यूनिवर्सिटी वेट्स, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, थॉमस नैश, और इवन उसके बाद विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ये सारे 16 और 17th सेंचुरी की तो हैं। या तो ऐसा कुछ नहीं है जहां पर आपको पैनिक होना है, और आप सब पहले पढ़ रहे हो और पढ़ चुके ही हो। अगले स्लाइड पर अगर आप जाकर के देखें सिलेबस का नेक्स्ट हिस्सा, तो अमेरिकन लिटरेचर है 18th सेंचुरी का। अब 18th सेंचुरी के अमेरिकन लिटरेचर पहले भी सिलेबस में था, अभी भी सिलेबस में है ना? पहले भी सिलेबस में था। आप विटमैन को पूरा 19th सेंचुरी अमेरिकन पढ़ते थे, आपको 18th सेंचुरी अमेरिकन, स्लेवरी की हिस्ट्री, ये सारी चीजें पहले से ही पढ़ाई जाती थी, मैं पढ़ाता था, फिर मैं पढ़ा ही रहा हूँ। पॉपुलर लिटरेचर में वो लिटरेचर आता है तो कंटेम्प्ररी लिटरेचर है एक तो, और एक तो पॉपुलर ही है। आप यही कह लीजिए पॉपुलर फिक्शन, जैसे चेतन भगत टाइप के जो नॉवलिस्ट है, पॉपुलर नॉवलिस्ट है, वो लिटरेरी नॉवलिस्ट नहीं है। पर हर टाइम पर ऐसे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में चेतन भगत ही आए हैं, हर टाइप पे ही ऐसे लोग होते हैं। पूरा ग्रब स्ट्रीट लिटरेचर ही रहा है, विक्टोरियन एज में ही भी वो रहा है, वो रोमांटिक एज में भी रहा है, वो मॉडर्न एज में भी है, राइट? पल्प फिक्शन जिसको आप कहते हो, वो सारी चीजें पहले से भी रही हैं, कुछ नया नहीं है। सीधे फिर पोएट्री की बात कर रहा है 17 टू 18। पहले 16 टू 17 की, 14 टू 17 की बात कर लिया था, अब 17 टू 18 पर आ गया है। अब जब आप 17 टू 18 पर आओगे, इसका मतलब आपको मेटाफिजिकल पोएट्स पढ़ने हैं, आपको ड्राइडन पढ़ना है, आपको अलेक्जेंडर पोप पढ़ना है, आपको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पढ़ना है, आपको जो है ट्रांजिशनल पोएट्स पढ़ने हैं, आपको टॉमस ग्रे पढ़ना है, आपको वर्ड्सवर्थ पढ़ना है 18th सेंचुरी के लास्ट तक। और फिर 19th सेंचुरी जैसे आओगे ना, 19th सेंचुरी का मतलब ही है कि रोमांटिक एज और विक्टोरियन पीरियड। आप शैली को नहीं छोड़ सकते, कीट्स को नहीं छोड़ सकते, आप कॉलरिज को नहीं छोड़ सकते, लेहंट को नहीं छोड़ सकते, लैंडर को नहीं छोड़ सकते, हाजलिट को नहीं छोड़ सकते। छोड़ किसको सकते हैं? क्या है भैया नया सिलेबस में तो इतना अफरा तफरी मचा दी है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सारा सिलेबस सेम है। हाँ, खाली इस बार इंडिकेटिव दे दिया है, ये एक एक लाइन जरूर जोड़ दी है, जिससे आप और थोड़ा सा डर जाए। डरने की बिल्कुल बात नहीं है। विमेन्स राइटिंग आप पहले से पढ़ते आए हो, विमेन्स राइटिंग आप क्रिटिसिज्म पूरा पहले से पढ़ते आए हो, और मैं पढ़ाते ही आया हूँ। मैरी वाल्स्टनक्राफ्ट को मैंने पढ़ाता हूँ, मैं जो है मैरी लैम को पढ़ाता हूँ, मैं हेनरिटा को पढ़ाता हूँ, और उसके बाद में वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ाता हूँ, सिमन द बुआ को पढ़ाता हूँ, केट मिलेट को पढ़ाता हूँ, हेलेन सिसु को पढ़ाता हूँ, वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ाता हूँ। किसको नहीं पढ़ाता भाई? क्या नहीं था पहले टीजी में जो अब आ गया है? मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा का मतलब है 20th सेंचुरी ड्रामा, जिसमें मेन फिगर्स जैसे हरोल्ड पिंटर हैं, जैसे जी शाह हैं, राइट? जीवी शाह के अलावा भी जो है बहुत सारे ड्रामेटिस्ट हैं। एंग्री यंग मैन मूवमेंट है, पूरा थिएटर ऑफ द अपसाइड है, किचन सिंक ड्रामा है, जो है क्लोजेट ड्रामा है, ये सब मॉडर्न ड्रामा है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स उन लिटरेचर्स को कहते हैं जो अफ्रीकन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन है। अमेरिकन का मतलब जो लैटिन अमेरिकन लिटरेचर है, जो कैरिबियन लिटरेचर है। भाई वीएस नायपाल को आप पढ़ते पहले से पढ़ते आए हो, आप चिनू एचबी को पढ़ते आए हो, वोल्सोइंका को आप पढ़ते आए हो, जो इनके नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जो बुकर प्राइज विनर्स हैं, जो पुलित्जर प्राइज विनर्स हैं। अरे तो सेम है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये दे देने के कि ये इंडिकेटिव सिलेबस हो गया है। पहले क्या लिखा रहता था, एक लाइन का सिलेबस हुआ करता था कि 100 क्वेश्चंस फ्रॉम द कंसर्न्ड सब्जेक्ट। अब उस कंसर्न सब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की बात है, लिटरेचर ऑफ इंडियन डायस्पोरा, वो लोग जो इंडिया छोड़ करके चले गए, बाहर सेटल हो गए, जैसे कि आप वीएस नायपाल की बात कर लो, चाहे आप सलमान रुश्दी की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो किरण देसाई की, चाहे बात करो अनीता देसाई की, मीना अलेक्जेंडर की, सब पहले इंडियन लिटरेचर में आप पढ़ते आए हो। ब्रिटिश लिटरेचर में पोस्ट वर्ल्ड वार टू, पोस्ट वर्ल्ड वार टू में हरोल्ड पिंटर आएंगे, पोस्ट वर्ल्ड वार टू में आज है सीमस हीनी आएंगे, पोस्ट वर्ल्ड वार टू में आज है बहुत सारे राइटर्स की सीरीज है, जो भी नोबेल विनर राइटर्स हैं, जो भी डिफरेंट अवार्ड विनर राइटर्स हैं, वो पोस्ट वर्ल्ड वार में आएंगे। पूरा पोएट्री है जिसको वार पोएट्री के नाम से जाना जाता है। 19th सेंचुरी यूरोपियन रियलिज्म, पूरा रियलिज्म 19th सेंचुरी विक्टोरियन पीरियड को कहा जाता है। अब छूट क्या रहा है या नया क्या है, मेरे को अभी तक नहीं आया समझ में।
हाँ, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पहले क्या होता था, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपको पहले खाली टर्म्स बता दिए जाते थे कि ये गाइनोक्रिटिसिज्म टर्म किसका है, इसका मतलब क्या होता है, अपोरिया क्या है, इसका मतलब क्या होता है, थिएटर ऑफ द अपसाइड क्या है, इसका मतलब क्या होता है, किसने कॉइन किया, एपिक थिएटर क्या है, राइट, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, रिटोरिक्स क्या है, मीटर क्या है, ये सारी चीजें पहले भी बताई जाती थी। और वो लिटरेरी थियोरी और क्रिटिसिज्म इस बार भी उन्होंने दे दिया है। साइंस फिक्शन की शुरुआत से लेकर के, डिटेक्टिव फिक्शन की शुरुआत से लेकर के, राइट, आर्थर कैनन डॉयल हो, चाहे जो है मैडम मैरी शेली हो, और चाहे पूरा ट्वाइलाइट सागा टाइप जो फिक्शन हो, वो सारे के सारे आपको पहले भी पढ़ाए गए हैं। मैंने पढ़ाया है, टीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और आज जो बच्चे टीजी में लगे हुए हैं दिल्ली में, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे क्लासरूम स्टूडेंट्स रहे हैं। आप उनसे बात करिए कि जब मैंने उनको पढ़ाया था क्या छोड़ दिया था उनको, और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था। सब जगह से पहले भी क्वेश्चन आता था, सारी जगह इस बार इंडिकेट कर दी गई है, पहले ये इंडिकेशन नहीं होता था। सिर्फ इतना ही अंतर है। लिटरेचर एंड सिनेमा, वर्ल्ड लिटरेचर, लिटरेरी थियोरी, पार्टीशन लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ट्रेवल राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी, ये सब अलग अलग सिर्फ सेक्शन डिवाइड करे गए हैं। कुछ भी यहाँ पे नया नहीं किया गया है। ये देखिए, एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस। तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन में ये चीज आपको नहीं जरूर लग सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रॉडर पार्ट है। और पता है, आप जब टीटी बनने जा रहे हो ना, टीटी बनने में सिलेबस क्या पढ़ के आप जाते हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। टीजीटी की एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, राइट, विद बीएड, यही एलिजिबिलिटी। अब ग्रेजुएशन विद बीएड अगर एलिजिबिलिटी था, और अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आपने बीएचयू से, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने ढंग से ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, तो ये सारे के सारे ग्रेजुएशन के सिलेबस में होते हैं। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं है। एलिजिबिलिटी ही आपकी ग्रेजुएशन है, तो आपको ग्रेजुएशन का ही तो पूछ रहा है, ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो पैनिक होने की क्या जरूरत है। दिक्कत उनको है जिन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा नहीं, और ना अभी तक ही सचेत थे कि ये भी पढ़े, ये भी पेपर में आ सकता है। यही उनका मॉडिफिकेशन है, इसके अलावा कुछ भी उनका मॉडिफिकेशन नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आप अलग अलग यूट्यूब पर जरूर देख रहे हैं कि ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आएगा। मिल गए होंगे आपको भी 2-4 वीडियोस, आपने भी देख लिए होंगे। ग्रामर पर क्वेश्चन नहीं आएगा। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड लोग हैं, वो पूरी तरह से, अब क्या कहें, उनको नासमझ लोग हैं। इतना बड़ा तो लिखा है भाई, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। लैंग्वेज क्या है भाई, कंप्रिहेंशन एंड लैंग्वेज तो पहले भी लिखा होता था, लैंग्वेज अभी भी लिखा है। ये ग्रामर का सेक्शन, लिंग्विस्टिक्स ग्रामर की थियोरी का सेक्शन, राइट, ग्रामर की भाषा की थियोरी है। लिंग्विस्टिक्स का मतलब ही होता है भाषा विज्ञान, और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। तो भाषा में ही ग्रामर आपका इंक्लूड होगा। कंटेम्प्ररी इंडिया, विमेन एंड एम्पावरमेंट, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर, रीडिंग्स ऑन इंडियन डाइवर्सिटीज एंड लिटरेरी मूवमेंट। ये पूरा का पूरा सेक्शन इंडियन लिटरेचर का है। और इंडियन लिटरेचर जो आपने अभी पहले देखा था, पार्टीशन लिटरेचर हो, चाहे वो विमेन लिटरेचर हो, उसी के सब अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। चाहे वो ये वाला पोर्शन हो, और चाहे वो ये वाला पोर्शन हो, और है तो ये ग्रेजुएशन का सिलेबस ही। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको यहीं पे रहना है, इसी चैनल पे रहना है, और आपको A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल भी बहकावे में ना जाएं, उन लोगों के पास बिल्कुल भी ना जाएं जिनको सिलेबस की ही समझ नहीं है। ईश्वर जाने वो क्या पढ़ाएंगे आपको, और आपका सिलेक्शन कहाँ ले जाएंगे। एबिलिटी इन्हांसमेंट में इंग्लिश, और ये देखिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, राइट, ये कम्युनिकेशन पर पेपर है। ये एक पॉइंट ऐड हुआ है जो एक्सक्लूसिवली यूजीसी नेट का पॉइंट होता था, और ये मैं नेट के बच्चों को तो पढ़ाता ही हूँ, ये मैंने टीजीटी और पीजीटी के भी बच्चों को अपने प्रीवियस बैचेस में पढ़ा रखा है। यहाँ पर भी कुछ नया नहीं है, राइट। स्किल इन्हांसमेंट,
इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सॉफ्ट स्किल्स में ही आपकी एक बार फिर से ग्रामर इंक्लूड होगी। सॉफ्ट स्किल में ही ग्रामर आता है, में प्रोनाउंसिएशन आता है, इसी में फोनेटिक्स आती है, इसी में फनीम आता है, और इसी में आता है कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, वो सब इसी के पार्ट हैं। ट्रांसलेशनल स्टडीज पहले भी दिया था, फिर दिया है। क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन पहले भी दिया था, फिर दिया है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग दिया है, क्योंकि जब आप 10th में जाओगे ना, 10th में पढ़ाने जाओगे, तो वहां पेपर में राइटिंग स्किल्स का एक रोल होता है। बच्चों के पेपर में राइटिंग स्किल्स आती है, रिपोर्ट बनाना, टेक्निकल लेटर लिखना, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, सेल्स लेटर, बिजनेस लेटर्स, कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट रिड्रेशल लेटर्स, ये सारे लेटर्स आते हैं, और वो सब इस टेक्निकल राइटिंग का हिस्सा हैं। और इसको केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पिछली बार ही अपने सिलेबस में इंक्लूड कर लिया था, इन्होंने इस बार किया है, इन्होंने इस बार मॉडिफाई किया है DSSB वालों ने। टीचिंग एजुकेशन, उसके बाद में टीएम है, जिसको टीचिंग मेथोडोलॉजी कहते हो। कोई भी परिवर्तन नहीं है सिवाय हेडिंग्स के। हेडिंग दे दिया है, पढ़ाया सब पहले भी जाते था। लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, assessment for learning, creating an inclusive school, childhood and growing up, drama and art in education। अब जिसने भी टीएम पढ़ा होगा, जिसने भी टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ी होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये सारे पॉइंट्स आपने तो सीटेट के एग्जाम के लिए पढ़े थे, जो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम था। ये एग्जाम तो आपको जॉब देने वाला है, तो सीटेट वाला ही तो पूरा रिवीजन है, यहाँ पर भी कुछ भी नया नहीं है। ये पूरा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टी का सिलेबस था। टीजीटी का सिलेबस कुछ भी नया नहीं है, सारी चीजें वही है जो पढ़ते आए हो, जो पढ़ाते आए हो, जो समझते आए हो, जो पेपर देते आए हो, सब कुछ वही है। हाँ, DSSB बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल है। किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन देगा ये बिल्कुल भी पता नहीं, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन देगा बिल्कुल भी पता नहीं है। आपको ग्रामर बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कंप्रिहेंशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लिटरेचर पहले से बड़ा था, तो लिटरेचर को भी आप जैसे लेकर के चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लेकर के चलिए, कुछ भी वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए, सेम सिलेबस है, कुछ भी बदला नहीं है। हाँ, अगर आपने ठीक तरीके से तैयारी शुरू की थी तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। अगर आपने गड़बड़ तरीके से गलत डायरेक्शन में तैयारी शुरू कर दी थी तो अभी आप संभल जाइए, अभी आप चेंज कर लीजिए खुद को। राइट, चेंज योर सेल्फ इफ यू वांट टू सी द चेंज। अगर बदलाव देखना है तो खुद को पहले बदलना होता है। DSSB या कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड जो है ना, वो एक बार सिलेबस जारी करके पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता, वो आपको पहले से अवेयर करना चाहता है कि आप अवेयर रहें इन चीजों से। कुछ लोग आपको ऐसा भी कह रहे होंगे कि सिलेबस दोबारा आएगा, उसमें ग्रामर इंक्लूड हो जाएगी, यहाँ पर ग्रामर नहीं है। बिल्कुल उनके बातों पे आपको नहीं जाना है, आप पहले से पढ़ते रहिए। सिलेबस आपके हाथ में नहीं है, जो दे दिया है सिलेबस में वो आपके हाथ में है, और आप उसी से अपने हाथ को, अपने कंधों को मजबूत करिए, वही आपके पेपर में आने वाला है। टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस की बात करें तो ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है। टीएम वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है, लिटरेचर वाला पोर्शन लगभग लगभग सेम है, सिवाय 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा जोड़ देने के। और पीजीटी वाला सिलेबस अभी आप देखिए उन्होंने क्या एक्स्ट्रा कर दिया है। टॉपिक्स है ये, रीडिंग कंप्रिहेंशन पहले भी आता था, कंप्रिहेंशन वाला क्वेश्चन फिर आएगा। राइटिंग एबिलिटी, ग्रामर वाला सेक्शन है, ग्रामर एंड यूसेज, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, क्लॉजेस, मॉडल्स, वॉइसेस, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे लिख दिया है। पीजीटी में सोचो, पीजीटी में लिखा है तो टीजीटी में क्यों नहीं होगा? टीजीटी तो पूरा ग्रामर बेस्ड ही सेक्शन होता है। स्टडी ऑफ पोएट्री एंड मेडिवल पोएट्स, चौसर, वहां पे लिखा था 14th to 17th सेंचुरी, यहाँ पर मेडिवल पोएट कर दिया है। रेनेसांस पोएट्स, स्टडी ऑफ स्पेंसर, वहां पर 17th सेंचुरी पोएट लिखा था, यहाँ पे रेनेसांस लिख दिया है। हाँ, अब लिख दिया स्टडी ऑफ स्पेंसर।
अब स्टडी ऑफ स्पेंसर का मतलब ये नहीं कि शेक्सपियर को आपको नहीं पढ़ना है, या आपको मार्लो को नहीं पढ़ना है, या आपको सिडनी को नहीं पढ़ना है, पढ़ना सब है। ये इसीलिए इंडिकेटिव है, ये इंडिकेटिव है, ये कंप्लीट नहीं है। और उससे ज्यादा जरूरी ये वाला है रेनेसांस पोएट्स। तो रेनेसांस पोएट्स में तो पूरी पोएट्री आ जाएगी, पूरा एलिजाबेथन एज की पोएट्री आ जाएगी, पूरा कैरोलिन पोएट्री आ जाएगी, और पूरा पूरा जो है उसमें कॉमनवेल्थ पोएट्री आ जाएगी, मेटाफिजिकल्स उसी में आ जाएंगे, राइट। और उसी में जैकोबियन सारा का सारा रेनेसांस में आ जाएगा, इवन मिल्टन तक यहाँ पर आ जाएंगे। अगले में देखिए लिख भी दिया है मेटाफिजिकल पोएट्स में डन, हर्बर्ट एंड मिल्टन। एक को मेटाफिजिकल पोएट्स, कैविलियर पोएट्स, और फिर जॉन मिल्टन, पूरा प्योरिटन, नाम बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उसके बाद नियो क्लासिकल पीरियड आता है, ड्राइडन और पोप। नियो क्लासिकल में ये दो ही इंपॉर्टेंट ही है, राइट, नहीं तीन इंपॉर्टेंट है, ड्राइडन, पोप और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। दो का नाम स्पेशल मेंशन कर दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डॉक्टर जॉनसन को छोड़ दें, है ना, डॉक्टर जॉनसन को आप नहीं छोड़ सकते, ट्रांजिशनल को आप नहीं छोड़ सकते। फिर आप जैसे क्लेम करोगे तैसे डीएसएसबी कहेगी ये तो इंडिकेटिव था, क्योंकि हमने तो नियो क्लासिकल ही लिखा था, पूरा हमने तो नियो क्लासिकल ही लिखा था। ड्राइडन और पोप तो एक्सक्लूसिव नहीं थे ना, ये दो इंडिकेटिव थे, बाकी तो उसमें आप सेल्फ अंडरस्टूड है। रोमांटिक में शाली एंड कीट्स। अब भला कौन सा रोमांटिक होगा जो बिना विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के हो जाएगा, असंभव सा है ना। ये दो इंडिकेटिव है, बाकी आपको खुद से तैयार करना है, खुद से पढ़ना है। मॉडर्निस्ट पोएट्स, ब्रिटिश ड्रामा, डॉक्टर फास्टर्स, हैमलेट, पिग्मिलियन, मर्डर इन कैथेड्रल। बिल्कुल इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि ये चार पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत फहमी में नहीं रहना है। ये तो टीजीटी से स्ट्रॉन्गर सिलेबस है, कमजोर नहीं है। ब्रिटिश नॉवेल में प्राइड एंड प्रेजुडिस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ट ऑफ डार्कनेस, अ पैसेज टू इंडिया। अब देखिए प्राइड एंड प्रेजुडिस, रोमांटिक एज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, विक्टोरियन एज, हार्ट ऑफ डार्कनेस, मॉडर्न एज, एंड अ पैसेज टू इंडिया 20th सेंचुरी। सारा इंडिकेशन दे दिया है कि किसके आसपास आपको रहना है, किस किसके आसपास आपको पढ़ना है। Aspects of English language, language in use, stylistics, phonetics, phonology, English syntax, literary theory and criticism, American literature, Indian writing in English, new literatures in English, Australian literature। ये पहले कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप पहले नहीं पढ़े थे, या जो उन बच्चों ने नहीं पढ़ा था जो आज आपको अलग से जोड़ दिया गया है? नथिंग, राइट, नथिंग इज न्यू, राइट। एक कहावत के गाने की लाइन है, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बिल्कुल वही सिलेबस है। नई पैकेट, पैकेट नया है, बॉटल नया है, बट बॉटल के अंदर जो है ना वो कभी नया हो ही नहीं सकता। और इंग्लिश लिटरेचर में तो कुछ नया संभव ही नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना, सब कुछ आज इट इज। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइए, इत्मीनान से तैयारी करिए। डेट आपकी जो एक्सपेक्टेड है वो अगस्त या सितंबर में होने वाली है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। भारत में सिलेक्शन और वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट चुनाव के हिसाब से होते हैं, तो चुनाव आएगा तो वैकेंसी आई है, उनका एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन के पहले सिलेबस जारी कर दिया है, पुराना ही सिलेबस नए तरीके से पेश कर दिया है। जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल उसी के साथ लगे रहिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप YouTube पे जा करके हमारे इस चैनल को द इंग्लिश लाइसियम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे जो है YouTube लिंक यहाँ पर भी दिया हुआ है, आपके इस वीडियो के नीचे भी दिया होगा, टेलीग्राम का लिंक दिया है, एप्लीकेशन का भी लिंक दिया है, आप वहाँ पर आ सकते हैं, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, और आपको सारी समस्या का समाधान वहाँ से मिल जाएगा। और हाँ, लिटरेचर से बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, हमारे एप्लीकेशन पर एक पूरा टेस्ट सीरीज है, और वो भी फ्री में है, फ्री में टेस्ट सीरीज है। आप लिटरेचर के हजारों क्वेश्चंस आकर के ऑनलाइन मोड में सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को सॉलिडिफाई कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और सक्सेस के बिल्कुल करीब या सक्सेस तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।
गुड लक, टेक केयर।